यह 2022 का मई महीना था। दिल्ली का नज़ारा हमेशा की तरह हलचल भरा था, लेकिन पटियाला में एक शानदार सफ़ेद हवेली, अभिषेक हवेली, जो 60 वर्षीय सफल व्यवसायी महिला श्रीमती अरुणा देवी की संपत्ति थी, अचानक लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। यह उनकी संपत्ति के कारण नहीं, बल्कि असामान्य दुर्गंध के कारण हुआ, जो उनके घर के पीछे मगरमच्छों के तालाब से आ रही थी। पहले तो स्थानीय लोगों ने सोचा कि यह किसी मृत जानवर की वजह से है, लेकिन जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो एक छोटी सी चीज, जिस पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया होगा, एक क्रूर रहस्य को उजागर करने की कुंजी बन गई। एक युवा व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उसे आखिरी बार इसी हवेली में देखा गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात सिर्फ उसका गायब होना नहीं था, बल्कि वह कारण था जिसकी वजह से श्रीमती अरुणा देवी, जो एक नेक दिल वाली और संत जैसी महिला थीं, ने खून से लथपथ रास्ता चुना। यदि आपने कभी सच बोलने से डर महसूस किया है, यदि आपने कभी न्याय के लिए लड़ते हुए अकेलापन महसूस किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। रिद्धिमा और इंस्पेक्टर वीरेंद्र को भी ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने चुप नहीं रहने का फैसला किया। यदि आप कभी उनकी जैसी स्थिति में रहे हैं और डरते हुए भी साहस को चुना है, तो टिप्पणी अनुभाग में 1 दबाएं। यदि आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है, तो 2 दबाएं और अभी फॉलो बटन दबाएं, क्योंकि सिर्फ एक क्लिक से आप रोशनी के साथ खड़े लोगों का हिस्सा बन गए हैं। मिलकर साहस फैलाएं, सच्चाई की रक्षा करें, क्योंकि अगर हम सब चुप रहने का फैसला करेंगे, तो अंधेरे के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकेगा। नमस्ते। आइए कुछ समय के लिए अपना मन शांत करें और दया फैलाएं। हमारी बनाई गई भलाई से हमारे मन को शांति और जीवन को समृद्धि से भरने में मदद मिलनी चाहिए। नई दिल्ली के बाहरी इलाके में यमुना नदी के किनारे अभिषेक हवेली, जो दूर से ही दिखाई देती थी। यह हवेली स्थानीय लोगों के बीच अभिषेक हवेली के नाम से जानी जाती थी, न केवल इसके रंग के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस जगह पर हमेशा रहस्यमय आभा बनी रहती थी। लोग इसके बारे में प्रशंसा, डर और बेचैनी के मिश्रण से बात करते थे, जिसे समझाना मुश्किल था। हवेली की मालकिन एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थीं, जिनका नाम श्रीमती अरुणा देवी था, जो अब लगभग 59 वर्ष की हो चुकी थीं। कृषि व्यवसाय में, खासकर आम के निर्यात में, श्रीमती अरुणा देवी का नाम गुणवत्ता की गारंटी था। वह पूर्वी और दक्षिणी भारत में फैले 250 एकड़ से अधिक आम के बागों की मालकिन थीं। उनके ग्राहक जापान, दक्षिण कोरिया और यहां तक कि संयुक्त अरब अमीरात से भी थे। व्यावसायिक भागीदारों की नज़रों में अरुणा देवी एक मजबूत, बुद्धिमान और अत्यधिक अनुशासित महिला थीं, लेकिन स्थानीय लोगों की नज़रों में वह एक ऐसी व्यक्ति थीं जिनसे मिलना मुश्किल था। वह दयालु थीं, लेकिन ऐसी नहीं थीं जिनसे कोई आसानी से दोस्ती कर सके। श्रीमती अरुणा देवी का दैनिक जीवन सरल था और धर्म में दृढ़ता से निहित था। उन्हें स्थानीय अनाथालय और मंदिर की मुख्य संरक्षिका के रूप में जाना जाता था। हर पूर्णिमा पर वह चावल, अंडे और सूखे सामान वृद्धाश्रम भेजती थीं। हर महत्वपूर्ण त्योहार के दौरान वह लोगों को भोजन खिलाने के लिए एक रसोई स्थापित करती थीं, और हर रविवार सुबह उन्हें गांव के छोटे मंदिर में अकेले सफ़ेद पोशाक पहने देखा जाता था। किसी को भी उन पर कभी संदेह नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को उनकी उदारता पर संदेह नहीं था, बल्कि उनके अलग थलग रहने और अजीब आदतों पर संदेह था। वह इस विशाल हवेली में अकेली रहती थीं। उनके साथ केवल 2 माली और एक कम बोलने वाली नौकरानी थीं। यह हवेली एक जीवन जीती हुई प्रतीत होती थी, जो बाहरी दुनिया से अलग थी। और सबसे अधिक जिसने सबका ध्यान खींचा, वह था पिछवाड़े में बनाया गया एक बड़ा तालाब। यह कोई कार्प तालाब या कमल का तालाब नहीं था, जैसा कि ज्यादातर अमीर लोगों के पास होता है। यह तालाब लगभग 300 वर्ग मीटर चौड़ा था, जिसके चारों ओर ऊंची लोहे की बाड़ लगी थी। इसमें एक स्वचालित जल परिसंचरण प्रणाली और 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे लगे थे। अंदर मछलियां नहीं थीं, बल्कि 5 पूरे आकार के ताजे पानी के मगरमच्छ थे, जिनमें से प्रत्येक लगभग 3 मीटर लंबा था। उनमें से एक को काला उपनाम दिया गया था, क्योंकि उसका रंग गहरा था और वह दूसरों की तुलना में अधिक दुर्भावनापूर्ण दिखता था। इतने सारे मगरमच्छों को क्यों पाला जाए? कई लोगों ने सोचा, लेकिन श्रीमती अरुणा देवी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती थीं, मुझे दुर्लभ चीजें पसंद हैं। दूसरों को फारसी बिल्लियां पसंद हैं, मुझे मगरमच्छ पसंद हैं। शुरू में लोगों ने सोचा कि वह सिर्फ एक अजीब महिला हैं, एक अमीर महिला हैं जो जीवन से ऊब चुकी हैं और उन्हें एक अजीब शौक है। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह तालाब जिसमें 5 शिकारी मगरमच्छ भरे हुए हैं, एक भयानक रहस्य का केंद्र बन जाएगा, जिसने पूरे पटियाला और दिल्ली को झकझोर दिया। और यह सब अगस्त की एक गर्म सुबह को अचानक आने वाली दुर्गंध से शुरू हुआ। उस सुबह
पटियाला के ऊपर का आसमान बादलों से भरा था। लगभग हवा नहीं चल रही थी, जिससे मौसम गर्म और चिपचिपा हो गया था। समुदाय और अभिषेक हवेली के क्षेत्र के बीच स्थित एक छोटी गली में निवासियों को बेचैनी महसूस होने लगी। यह कोई आम जानवरों की लाश की गंध नहीं है, गांव के एक नेता ने कहा, एक पतला तौलिया अपनी नाक पर रखते हुए। इसमें रसायनों की गंध भी है, जैसे खून और ब्लीच की गंध। पहले तो उन्हें लगा कि गंध यमुना नदी से आ रही है, जिसमें अक्सर तैरता हुआ कार्बनिक कचरा होता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, तेज गंध और तेज होती गई। न केवल नाक में चुभती है, बल्कि घर की दीवारों, पर्दों और यहां तक कि बच्चों के तकियों में भी बस जाती है। बच्चे बाहर खेलने नहीं जाना चाहते थे, और कुछ माता पिता को हर कमरे में एयर फ्रेशनर स्प्रे करना पड़ता था। दिन भर सुगंधित मोमबत्तियां जलानी पड़ती थीं, लेकिन गंध बनी रही। स्थानीय लोगों को गंध की दिशा पर संदेह होने लगा, और यह दिन स्पष्ट होता गया कि यह अभिषेक हवेली की ओर से आ रही थी। पहले यहां एक मगरमच्छ तालाब हुआ करता था, लेकिन यह इतना बुरा कभी नहीं था। एक रिक्शा चालक, जो अक्सर गली के मुहाने पर यात्रियों का इंतजार करता था, ने कहा, लेकिन अब यह जानवरों के शव की गंध नहीं है, यह मानव आकार की गंध है। ऊंची लोहे की दीवारों के पीछे हवेली के अंदर का वातावरण सामान्य लग रहा था। श्रीमती अरुणा देवी हवेली के पीछे बरामदे में एक अच्छे रेशमी भारतीय कपड़े पहने और अजावन के फूल की चाय पकड़े मगरमच्छों के तालाब का सामना करके बैठी थीं। उनका चेहरा शांत था, बहुत शांत था, जैसे कि किसी ने अपने भीतर के राक्षसों के साथ युद्धविराम पर हस्ताक्षर कर दिया हो। उन्होंने तालाब में पानी की सतह को देखा जो स्थिर थी, कभी कभी थोड़ा मुस्कुराती भी थीं। काला धीरे धीरे पानी में तैर रहा था। वह मुस्कान कभी उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। हवेली के चारों कर्मचारियों को बेचैनी महसूस होने लगी। नौकरानी श्रीमती शांति ने गंध के बारे में शिकायत की, जो रेंग कर रसोई तक पहुंच रही थी। लेकिन जब उसने यह बात मालकिन को बताई, तो उन्होंने धीरे से हाथ हिलाया। शायद तालाब का फिल्टर अवरुद्ध हो गया है। हरीश को प्लम्बर को बुलाने के लिए कहें और पंप की जांच करवाएं, यह गायब हो जाएगा, उन्होंने बिना देखे कहा। हरीश, तकनीशियन जो मगरमच्छ तालाब के जल निस्पंदन प्रणाली की नियमित रूप से देखभाल करते थे, अगली सुबह पहुंचे। वह शिकारी तालाब की अजीबोगरीब गंध से परिचित थे, लेकिन आज यह अलग था। इस गंध ने उसके गले को कस दिया, जैसे कि उसके तालू से चिपचिपा एक कड़वा शहद लगा हो। जैसे ही वह तालाब के किनारे लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ा, उसके पैर भारी हो गए। उसने मुख्य जल निस्पंदन इकाई खोली और एक बड़े धातु छलनी को पानी के नीचे से निकाला। काला कीचड़, पत्तियों की छाल और भोजन के टुकड़े धीरे धीरे निकल रहे थे, लेकिन गंदगी के बीच एक छोटी सी धातु की चमक चमक रही थी। उसने इसे धीरे से उठाया। यह एक विस्तृत शेर के सिर के साथ एक चांदी का बटन था, जो देश में बने हुए जैसा नहीं लग रहा था। उनके मन में खतरे की घंटी बजने लगी, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। जब उसने गहरी कीचड़ में अपना हाथ डाला, तो उसकी उंगली किसी ठोस चीज से टकराई। उसने इसे बाहर निकाला। यह एक साफ सफेद हड्डी का टुकड़ा था, जो मानव हड्डी जैसा दिखता था। वह एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा। ठंडी पसीने उसकी पीठ के नीचे से निकल रही थी। उनके मन में यह फुसफुसाया, कृपया मुझे बताओ कि यह किसी व्यक्ति की हड्डी नहीं है। लेकिन हरीश बेवकूफ नहीं था। उसने न चिल्लाया न घबराया। उसने दोनों टुकड़ों को अपने उपकरण बैग में एक छोटे प्लास्टिक बैग में रखा, अपने हाथ धोए और ऐसा काम किया मानो कुछ हुआ ही न हो। जब वह हवेली से बाहर निकला, तो उसने हमेशा की तरह श्रीमती अरुणा देवी को सिर झुकाकर अभिवादन किया, जो केवल हल्के से सिर हिलाकर जवाब देती थीं। उसके तुरंत बाद उसने सबसे तेज गति से अपनी बाइक चलाई और थाने गया। उसने जो पाया उसे कांपते हाथों से अधिकारियों को सौंप दिया। सर, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मेरा अंतर्ज्ञान जोर से चिल्ला रहा है कि यह किसी जानवर की हड्डी नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। फोरेंसिक टीम को उसी रात तालाब तकनीशियन के रूप में प्रच्छन्न करके भेजा गया। उन्होंने तालाब के तल से पानी और कीचड़ के नमूने एकत्र किए और सबूतों को जब्त कर लिया। प्रयोगशाला के परिणामों ने हरीश के संदेह की पुष्टि की। हड्डी के टुकड़े मानव थे, एक हाथ का हिस्सा थे, और वे पुराने नहीं थे। चांदी का बटन जब लापता व्यक्तियों के मामलों से जांचा गया, तो 23 वर्षीय वास्तुकला के छात्र आदित्य प्रताप का था। आदित्य के कमरे में रहने वाले साथी ने उसे एक सप्ताह पहले लापता होने की सूचना दी थी। उसे आखिरी बार एक शानदार लाउंज में पार्ट टाइम काम करते हुए देखा गया था, जो एक ऐसी जगह थी जहां श्रीमती अरुणा देवी अक्सर जाती थीं। लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। सबूत अभी भी पर्याप्त नहीं थे।
तीसरी रात को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मगरमच्छों के तालाब से सारा पानी निकालना। 2 औद्योगिक पंपों को चुपचाप लाया गया। कार्रवाई सुबह सुबह मंद रोशनी और भयावह सन्नाटे में शुरू हुई, और जैसे जैसे तालाब में पानी का स्तर कम होने लगा, उन्हें कुछ मिला। तालाब में पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो गया, जिससे तैरते हुए काले कीचड़ और एक और तेज दुर्गंध निकल रही थी। तालाब के चारों ओर फोरेंसिक टीम ने पूरे सुरक्षात्मक गियर में चुपचाप काम किया। वे अपराध स्थलों से निपटने के लिए आदी थे, लेकिन यह मामला अलग लग रहा था। कीचड़ और कार्बनिक मलबे के बीच बड़े काले प्लास्टिक बैग बंधे हुए थे। जैसे ही एक अधिकारी ने बैग खोला, कमरे में हर कोई हाँफ गया। अंदर मानव शरीर के अंग थे, जिन्हें कई परतों में लपेटा गया था और गंध को छिपाने और सड़न को तेज करने के लिए चूने से छिड़का गया था। लेकिन सब कुछ विफल हो गया। मृत्यु की गंध अभी भी हर जगह बसी हुई थी। जल्द ही एक और बैग मिल गया, फिर 2 और, कुल 4 बैग। प्रत्येक बैग में ऐसी ही सामग्री थी। कुछ बैग फटे हुए थे, जिससे मगरमच्छ के गहरे और क्रूर काटने के निशान दिख रहे थे। मांस के टुकड़े काट दिए गए थे और हड्डियां बिखरी हुई थीं, जैसे कि वे किसी राक्षस की दावत से बचे हुए अवशेष हों। लेकिन जो और भी चौंकाने वाला था, वह था शवों को काटने का तरीका। कट साफ और सटीक थे। अराजकता या क्रोध का कोई संकेत नहीं था। यह किसी क्रोधित व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि यह उन लोगों का काम था जो जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ठंडे दिमाग वाले, व्यवस्थित और ठंडे खून वाले। हवेली के अंदर श्रीमती अरुणा देवी एक रेशमी सोने की नाइट गाउन पहने हुए लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थीं। उनके बालों को बड़े करीने से बांधा गया था। जैसे ही पुलिस अधिकारी अंदर चले गए, उन्होंने केवल एक पल के लिए नजर डाली और फिर चाय की चुस्की ली। क्या तालाब का फिल्टर टूट गया है? उन्होंने सपाट स्वर में पूछा। जांच करने वाले अधिकारी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वे उनकी आंखों में देख रहे थे, जो खाली थीं, न इसलिए कि वे अनजान थीं, बल्कि इसलिए कि वे उस अंधेरी चीज को छुपा रही थीं जिसे बताना बहुत अंधेरा था। इसी समय पंप ने अपना काम जारी रखा। पानी कम हो रहा था और तालाब का तल पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। कीचड़ गाढ़ा हो गया था और मगरमच्छ बेचैन होने लगे थे। जांच अधिकारियों को मानव हाथ का एक टुकड़ा मिला। हाथ पर कुछ था, लाल नारंगी फीनिक्स के साथ एक टैटू जो अपने पंख फैला रहा था। इसके नीचे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना लिखा था। एक अधिकारी ने तुरंत एक लापता व्यक्ति के मामले को खोला। टैटू उस आदित्य से मेल खाता है, वास्तुकला के छात्र जिसकी सूचना 1 सप्ताह पहले लापता होने की दर्ज की गई थी। 100%। आदित्य, 23 साल, एक बुद्धिमान और मेहनती छात्र, खोनकाइन का एक ग्रामीण बच्चा। वह एक शानदार लाउंज में पार्ट टाइम काम करता था, जो एक ऐसी जगह थी जहां श्रीमती अरुणा देवी अक्सर आती थीं। उनके लापता होने को पहले तो एक किशोर के घर से भागने की सामान्य बात के रूप में देखा गया था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें मगरमच्छ तालाब के तल पर शरीर के अंगों के रूप में पाया जाएगा। जब अधिकारियों ने श्रीमती अरुणा देवी को टैटू की तस्वीर दिखाई, तो उन्होंने केवल एक क्षण के लिए देखा। आदित्य, उन्होंने धीरे से दोहराया, मैं उसे जानती हूं। वह एक विनम्र बच्चा था, लेकिन मैंने उसे कुछ समय से नहीं देखा है। श्रीमती जी, आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? उन्होंने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता, शायद 2 सप्ताह पहले। उनके आचरण में कोई बदलाव नहीं आया, यहां तक कि जब उन्हें चांदी का बटन दिखाया गया जो जल निस्पंदन इकाई में पाया गया था, तो भी उन्होंने अपनी पतली भौहें खींची। यह एक महंगा बटन है। मैंने इसी तरह का कुछ देखा है, लेकिन यह मेरा नहीं है। एक जांच अधिकारी की आंखें सख्त होने लगीं। उनके मन में उन्होंने सोचा, यह कोई साधारण महिला नहीं है, यह इससे कहीं ज्यादा है। जांच टीम ने सीधे उन पर दबाव न डालने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली से एक आपराधिक मनोचिकित्सक से संपर्क किया। इसमें सिर्फ पूछताछ से ज्यादा लगेगा। उन्हें उस राक्षस के दिमाग में उतरना था जो इस शानदार महिला के शरीर में छिपा हुआ था। हवेली के बाहर खबर फैलने लगी। स्थानीय लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। मीडिया को एक बड़ी कहानी की भनक लग गई। अभिषेक हवेली में मगरमच्छ, बदबूदार खुलासा। अफवाहें तालाब में कीचड़ से भी तेज फैलीं, और इस अराजकता के बीच एक बात स्पष्ट हो गई। आदित्य सिर्फ एक शिकार नहीं था, वह एक अहम हिस्सा था। तालाब से पानी निकालने और सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद जांच सबसे जटिल चरण में प्रवेश कर गई। मकसद को समझना। यह जानना काफी नहीं था कि हत्यारा कौन था। जनता और खासकर पीड़ितों के परिवार यह जानना चाहते थे कि क्यों। जांच टीम ने एक जटिल पहेली को एक साथ रखना शुरू कर दिया, और इसे पूरा करने के लिए उन्हें अतीत में बहुत दूर जाना पड़ा।
श्रीमती अरुणा देवी के अतीत में उनका मूल नाम अरुणा था। एक खूबसूरत औरत जो पूर्वोत्तर भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उसके पिता किसान थे और उसकी मां बाजार में स्नैक्स बेचती थी। वे गरीब थे, बहुत गरीब थे, और छोटी अरुणा एक क्रूर वातावरण में बड़ी हुई। बचपन से ही वह अक्सर यह वाक्य सुनती थी, इतने ऊंचे सपने मत देखो अगर तुम किसान की बेटी हो। हीनता की भावना उसके साथ बड़ी हुई। वह खूबसूरत, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन उसकी सुंदरता, जो कई महिलाओं के लिए एक वरदान है, उसके अस्तित्व के लिए उसका मुख्य हथियार बन गई। वह जानती थी कि यह दुनिया उसे अपनी मेहनत से खड़े होने की अनुमति नहीं देगी। यह दुनिया शानदार और चमकने वाली चीजों को पसंद करती है। 17 साल की उम्र में अरुणा ने अपना घर छोड़कर दिल्ली चली गई। उसने हर तरह की अजीबोगरीब नौकरियां की, एक नौकरानी, एक वेट्रेस और एक लाउंज में एक रिसेप्शनिस्ट। यहीं पर उसने मीठा बोलने, नियंत्रित मुस्कुराहट और दूसरों को यह विश्वास दिलाने का तरीका सीखा कि वह अपनी आंखों से दिखने से ज्यादा है। उसके जीवन में बदलाव तब आया जब उसकी मुलाकात एक अमीर, वृद्ध उद्योगपति से हुई, जो एक बढ़ती रियल एस्टेट परियोजना के मालिक थे। उस व्यक्ति ने हाल ही में अपनी पत्नी को खो दिया था और अरुणा उसके जीवन में एक धारा की तरह आई जो चट्टान में दरारों में रिस गई। 2 साल के अंदर उन्होंने शादी कर ली। वह 27 साल की थी और वह 58 साल का था। उनकी शादी प्यार का मामला नहीं थी, यह एक समझौता था। पति को एक खूबसूरत युवा पत्नी मिली जिसे वह सामाजिक आयोजनों में घुमा सकता था, और अरुणा को सामाजिक दर्जा, संपत्ति और उस दुनिया तक पहुंच मिली जिसे वह दूर से देखती थी। 2 दशकों से अधिक समय तक अरुणा ने अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाया। वह एक वफादार पत्नी, एक विनम्र सौतेली मां और एक महिला व्यवसायी थीं जिन्होंने अपने पति के हर लेनदेन से चुपचाप सीखा। जब उनके पति की स्ट्रोक से मृत्यु हो गई तो उनकी सारी संपत्ति उन्हें मिल गई, लेकिन संपत्ति और हैसियत ने कभी उनके दिल के घावों को नहीं भरा। महंगे रेशमी कपड़ों और एक बड़े घर के पीछे अरुणा अक्सर दर्पण में अपनी परछाई देखती थी। आंखों के कोनों पर झुर्रियां, एक ऐसी आवाज जो उतनी मधुर नहीं रही, और एक अकेलापन जो उनकी रातों को खाता था। उनके कोई सच्चे दोस्त नहीं थे, उनके सौतेले बच्चे उनसे दूर थे, और वह दुनिया जिसे उन्होंने कभी संजोया था अब खाली महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, बुढ़ापे का डर और नियंत्रण खोने का डर उनके मन में बनने लगा। उसने अपने आप को अलग कर लिया, हवेली में दीवारें खड़ी कर दीं। वह सिर्फ सम्मान हासिल नहीं करना चाहती थीं, बल्कि वह खौफ में रहना और हावी रहना चाहती थीं। वह दूसरों के ब्रह्मांड का केंद्र बनना चाहती थीं। और फिर आदित्य आ गया, युवा, सुंदर, विनम्र और आसान। उनका रिश्ता उस लाउंज में शुरू हुआ जहां आदित्य ने काम किया था। पहले तो केवल थोड़ी सी बातचीत हुई, फिर खाने पर जाना, छोटे मोटे तोहफे, और अंत में एक असमान रिश्ता बन गया। आदित्य को लगा कि वह एक अमीर, अकेली बूढ़ी औरत की मदद कर रहा है, लेकिन अरुणा के लिए वह अपनी उत्कृष्ट कृति का अंतिम टुकड़ा बना रही थी, किसी के जीवन पर सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक। आदित्य को एक कॉन्डो, एक मोटरसाइकिल और महंगे कपड़े मिले, लेकिन यह सब कीमत के साथ आया। उसे हमेशा तैयार रहना पड़ता था। जब उसे बुलाया जाता था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती थी और उसे बहस नहीं करनी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे लग्जरी में कैद एक पक्षी जैसा महसूस होने लगा। जब आदित्य ने खुद को दूर करना शुरू किया तो अरुणा के अंदर कुछ टूट गया। उसने धोखा, शर्म और नुकसान महसूस किया, लेकिन वह दर्द एक प्रेमी का दर्द नहीं था जिसे छोड़ दिया गया था, बल्कि एक सम्राट का दर्द था जिससे उसका सिंहासन छीना जा रहा था। पूछताछ कक्ष में जबकि एक आपराधिक मनोचिकित्सक उनसे बात कर रहा था, श्रीमती अरुणा देवी रो नहीं रही थीं, लेकिन ऐसे क्षण थे जब उनका चेहरा खाली था, आंखें दीवारें घूर रही थीं और आवाज ठंडी हो गई थी। हर कोई ताकत चाहता है, लेकिन जब मेरे पास यह होती है तो वे मुझे पागल कहते हैं। मनोचिकित्सक ने नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व विकार के संकेत दर्ज किए। हत्या करने का मकसद एक पल की भावना नहीं थी, बल्कि नियंत्रण बनाए रखने का एक मजबूत आग्रह था। दूसरे शब्दों में, अरुणा ने प्यार के लिए हत्या नहीं की, उन्होंने इसलिए हत्या की क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर सकती थीं कि उन्होंने जो बनाया था उसे उन्हें छोड़ने की हिम्मत है। उस रात पटियाला के ऊपर का आसमान भूरे बादलों से ढका हुआ था। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा भारी लग रही थी, जैसे कि यह सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रही हो जिसे टाला नहीं जा सकता। अभिषेक हवेली के अंदर लिविंग रूम सुगंधित मोमबत्तियों की मंद रोशनी से प्रकाशित था, जो लैवेंडर की खुशबू भेजती थी, जो आराम देने वाली थी। आदित्य लगभग 8 बजे पहुंचा।
उसने एक हल्की सी झुर्रीदार सफ़ेद शर्ट और गंदे स्नीकर्स पहने थे। उसकी आंखें थकी हुई लग रही थीं, लेकिन फिर भी उसने विनम्रता से आगे देखा। वह जानता था कि आज रात अंत है। श्रीमती अरुणा देवी ने गर्म मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, एक मुस्कान जिसे महारानी की तरह अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था। गहरे नीले रंग का साटन का गाउन उनके शरीर के चारों ओर बिल्कुल लिपटा हुआ था और उनके बालों को बड़े करीने से बांधा गया था, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, जो शांत झील की तरह थीं, जो शांत रात में तेज धाराओं को छुपाती हैं। आह, तुम आ गए हो, उन्होंने धीरे से कहा, 2 क्रिस्टल गिलास में वाइन डालते हुए। तुम बड़े हो गए हो। आदित्य ने अपना सिर झुकाया। मैं सब कुछ अच्छे से खत्म करना चाहता हूं, श्रीमती जी। अपने बैकपैक से उसने एक छोटा सा बैग निकाला। अंदर एक महंगी घड़ी, एक कॉन्डो की चाबी, एक चमड़े का बटुआ और एक हाथ से लिखा हुआ पत्र था। वह हर उस चीज को वापस करना चाहता था जिस पर उसे कभी गर्व था। श्रीमती अरुणा देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने उसे वाइन का गिलास दिया। पहले पियो, उसके बाद तुम जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। आदित्य हिचकिचाया, लेकिन अंततः मान गया। उसने इसे पिया। स्वाद थोड़ा अजीब था, सामान्य से ज्यादा कड़वा, लेकिन वह बदतमीजी नहीं करना चाहता था। जब उसने अपने नए जीवन के बारे में, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में और आज़ाद होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करना शुरू किया, तो श्रीमती अरुणा देवी चुपचाप बैठी रहीं। उनके हाथ में वाइन का गिलास था। उनकी आंखें बिना आवाज के उनके दिल के टूटने को देख रही थीं। उनके मन में आदित्य के शब्द उन नाखूनों की तरह थे जो उनकी गौरव की दीवार पर ठोंके जा रहे थे, जिसे उन्होंने दशकों से बनाया था। उन्होंने अपने सिर में एक सरास्ट छोटी सी लड़की की आवाज सुनी जो कह रही थी, तुमने देखा, वे हमेशा तुम्हें छोड़ जाते हैं। तुम कभी इतने अच्छे नहीं रहे। जल्द ही आदित्य पलक झपकने लगा। उसका शरीर भारी महसूस होने लगा, जैसे कि वह एक अजीब धुंध में डूब रहा हो। अजीब, मुझे बहुत नींद आ रही है, उसने फुसफुसाया। श्रीमती अरुणा देवी ने थोड़ा मुस्कुराया, अपना गिलास नीचे रखा और धीरे से कहा, बस थोड़ा आराम करो, तुम बाद में जा सकते हो। आदित्य सोफे पर गिर पड़ा। उसका सिर गिर गया। सांस धीमी हो गई। कुछ ही मिनटों में वह एक अप्राकृतिक नींद में डूब गया। श्रीमती अरुणा देवी तुरंत नहीं हिलीं। वह उसके सामने बैठी रहीं, आदित्य के सोते हुए चेहरे को घूर रही थीं। सन्नाटे में उन्होंने फुसफुसाया, अगर तुम मेरे नहीं हो तो तुम किसी के नहीं हो सकते। फिर धीमी लेकिन स्थिर गति से वह उठीं, रसोई में गईं, प्लास्टिक के दस्ताने पहने और फिर स्टोर रूम में गईं। वहां से उन्होंने एक छोटी इलेक्ट्रिक आरी और मांस की कुल्हाड़ी निकाली। उनके पास ये उपकरण लंबे समय से थे, लेकिन उन्होंने आज रात की तरह कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया। वह वापस लिविंग रूम में आईं, बड़े कालीन को लुढ़काया और इसे प्लास्टिक की एक अच्छी तरह से लपेटकर जमाई हुई शीट से बदल दिया। उन्होंने इसे करीने से फैला दिया। हर चीज को एक रस्म का हिस्सा मानो किया जा रहा था। उन्होंने आदित्य के शरीर को चादर पर खिसकाया, स्थिति को व्यवस्थित किया और फिर नीचे बैठ गईं। फिर से उस जवान आदमी के चेहरे को घूर रही थीं, पलकें झपका रही थीं और फिर शुरू कर दीं। उनके हाथ नहीं कांप रहे थे, कोई चीख नहीं थी, कोई आंसू नहीं था। वहां बस एक आरी की आवाज थी, नम प्लास्टिक की आवाज और एक पुराने पंखे की आवाज जो घूमती रही। कई घंटे बाद जब आसमान पीला होने लगा तो काम पूरा हो गया। उन्होंने अपना चेहरा साफ किया और शरीर के अंगों को एक मोटी प्लास्टिक की थैलियों में रखा। प्रत्येक थैली में चूने का पाउडर छिड़का और रस्सी से बांध दिया। सुबह होने के करीब उन्होंने बैकडोर खोला। मगरमच्छ तालाब ने सन्नाटे में उनका स्वागत किया। पानी शांत था। कुछ मगरमच्छ तैर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं। एक एक करके थैलियों को तालाब में फेंक दिया गया। कुछ उन्होंने कीचड़ में धकेलने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल किया। कुछ उन्होंने उस जगह पर फेंक दी जहां मगरमच्छ इकट्ठा हो रहे थे। वह नहीं रोईं। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कुछ नहीं कहा। जैसे ही सूरज उगने लगा, श्रीमती अरुणा देवी ने फर्श साफ किया, आदित्य के पत्रों और कपड़ों को जला दिया और फिर शहर के बाहर एक कचरा निपटान पर गाड़ी चलाकर गईं। उन्होंने सब कुछ अकेले किया। दिन के दौरान वह हवेली में लौट आई, नहाया, रेशमी कपड़े पहने, चाय बनाई और हमेशा की तरह अपनी तालाब के पास बेंत की कुर्सी पर बैठ गईं। उनके हाथ में शेर के सिर वाला चांदी का बटन था जो उन्होंने रखा था। उन्होंने उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। शांत पानी की सतह को घूर रही थीं और फिर धीरे धीरे मुस्कुराईं। अभिषेक हवेली के तालाब के तल पर मानव शरीर के अंगों की खोज के 3 दिन बाद थाने का माहौल इतना शांत नहीं रहा। जांच दल के हर कार्यालय दस्तावेजों, अपराध स्थल की तस्वीरों, फोरेंसिक परिणामों और जांच नोट्स के ढेर से भरे हुए थे जो हर घंटे बढ़ते जा रहे थे।
लेकिन एक चीज जिसने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया वह था श्रीमती अरुणा देवी का शांत रवैया। उन्होंने न तो इनकार किया और न ही स्वीकार किया। हर बार जब उनसे पूछताछ की गई तो वह करीने से कपड़े पहने, करीने से बंधे बाल और अपने हाथों को गोद में रखकर चुपचाप बैठी रहती थीं। उन्होंने कभी कोई भावना व्यक्त नहीं की, जैसे कि यह पूरी बात किसी इंसान की जिंदगी के बारे में नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक साधारण प्रशासनिक मामला था। डॉ. यूडी, दिल्ली के एक आपराधिक मनोचिकित्सक ने निष्कर्ष निकाला कि श्रीमती अरुणा देवी का शांत रवैया केवल कठोरता नहीं था, बल्कि यह सबसे कठोर मानसिक प्रतिरोध था। सन्नाटे में वह अभी भी नियंत्रण में थीं। जब जांचकर्ताओं ने पूछा कि उन्होंने आदित्य का चांदी का बटन क्यों रखा था, जो एकमात्र ऐसा सबूत था जिसे उन्होंने नष्ट नहीं किया था, तो उन्हें बस एक खाली निगाह और एक छोटी सख्त मुस्कुराहट मिली। उस सवाल ने जांच दल को फिर से हवेली में भेज दिया, इस बार अच्छी तरह से तलाशी लेने के लिए। उन्होंने न केवल तालाब और स्टोर रूम की जांच की जैसा कि उन्होंने पहले किया था, बल्कि वे श्रीमती अरुणा देवी के निजी कमरों में भी घुसे। वे सबसे पवित्र और प्रतिबंधित कमरे। वहीं पर उन्हें एक छोटा सा आभूषण डिब्बा मिला, नीली मखमली से ढका हुआ, जो बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था। अंदर 3 चीजें थीं जिन्होंने जांच की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। एक सिम कार्ड जिस पर माली लिखा था, थोड़े से लंबे भूरे बाल जो एक छोटे रिबन से बंधे हुए थे, और एक टूटा हुआ गुलाबी नकली नाखून। तीनों चीजों का आदित्य से कोई संबंध नहीं था। जब उन्हें श्रीमती अरुणा देवी को दिखाया गया तो उन्होंने एक पल के लिए उन्हें देखा और फिर ठंडे तरीके से कहा, तुम क्या सोचते हो? आदित्य पहला था। उन शब्दों ने कमरे के वातावरण को ठंडा कर दिया। पुलिस ने तुरंत पटियाला और आसपास के इलाकों में गुमशुदगी के मामलों की जांच की जो 2 साल पहले के थे, और यह सच था। उन्हें एक रिपोर्ट मिली जिसमें माली, 24 वर्षीय एक फ्रीलांस मॉडल के बारे में बताया गया था, जो एक चैरिटी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, जिसे श्रीमती अरुणा देवी के फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। उसका मामला कभी मीडिया में सुर्खियों में रहा, लेकिन ठोस सबूत या सुराग न मिलने के कारण सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अब सिम कार्ड और बालों के डीएनए परीक्षण के नतीजों के साथ माली की पहचान लाल धागे का एक स्पष्ट हिस्सा बन गई थी। वह एक और शिकार थी। इस बिंदु से मामले ने अपना स्वरूप बदल दिया। यह अब एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक शिकारी का एक निशान था जो अपनी गुमनाम छाया में अंधेरा छुपा रहा था। वही स्वरूप स्पष्ट हो गया। श्रीमती अरुणा देवी अपने पीड़ितों तक एक बेहतर स्थिति से पहुंचती थीं। वह बड़ी थीं, अमीर थीं, ज्यादा प्रभावशाली थीं। उन्होंने निर्भरता पैदा की, विलासिता का एक भ्रम पैदा किया और फिर उनके जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। जब पीड़ितों ने खुद को आज़ाद करना शुरू किया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से दुनिया से मिटा दिया। राष्ट्रीय मीडिया ने इस मामले में ऐसे शीर्षकों के साथ दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया जिन्होंने जनता के उत्साह को जगाया, जैसे कि पटियाला की मगरमच्छ रानी और श्रीमती अरुणा देवी, मौत की मालकिन। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे नार्सिसिज्म का एक उन्नत रूप बताया जो बचपन के आघात और अस्वीकृति के डर से विकसित होता है। एक साक्षात्कार में डॉ. यूडी ने कहा कि उनके लिए प्यार एक युद्ध है और हारने वालों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन माली या आदित्य से पहले क्या कोई और भी शिकार थे जिन्हें कभी नहीं खोजा गया? माली को एक खुशमिजाज युवती के रूप में जाना जाता था जो अपने मामूली परिवार की इकलौती बेटी थी। उसने एक दोस्त से कहा था, मैं टीवी पर स्मार्ट महिलाओं की तरह जीना चाहती हूं। उसके सपने सरल थे, बस गरीबी से बाहर निकलना और अपनी जिंदगी खुद जीना। लेकिन अब उस उम्मीद का नाम केवल एक पुलिस के मामले में बचा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि संभावना है कि वह आखिरी शिकार नहीं थी, क्योंकि शान के मुखौटों से भरी इस दुनिया में कितने और युवा हैं, कितनी और आत्माएं हैं जो सन्नाटे में डूब रही हैं और मदद के लिए रोने का मौका नहीं मिल पा रहा है। माली की कहानी के खुलासे के बाद जांच और कानूनी प्रक्रिया का माहौल और तेज हो गया। पुलिस न केवल आदित्य की मौत पर ध्यान दे रही थी, बल्कि वह श्रीमती अरुणा देवी के अतीत की गहराइयों तक जा रही थी, जो लग रहा था कि किसी के अनुमान से ज्यादा रहस्य छुपा रहा है। जांचकर्ताओं ने गुमशुदगी के मामलों की फाइलों को खोलना शुरू कर दिया जिन्हें पहले कभी जोड़ा नहीं गया था। उन्होंने उन सभी नामों को सूचीबद्ध किया जो एक रिपोर्ट में सामने आए थे, कुछ पूर्व कर्मचारी या यहां तक कि मेहमान जो कभी हवेली आए थे लेकिन जिन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। माली के गायब होने से पहले श्रीमती अरुणा देवी द्वारा आयोजित कई निजी पार्टियों में शामिल होने के लिए देखा गया था। राधा नामक उसकी एक दोस्त ने कहा कि माली ने श्रीमती अरुणा देवी की अजीब नज़रों और निजी सवालों के बारे में शिकायत की थी, लेकिन माली को लगा कि यह एक अकेली बूढ़ी औरत का स्नेह है और वह अपने करियर को बढ़ावा देने में मदद के लिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए चुप रहने का फैसला करती है।
उम्मीद है कि यह उसकी मदद करेगा। सबूत अप्रत्याशित स्थानों से आने शुरू हो गए। फॉरेंसिक टीम को कई पुराने सिम कार्ड, पीड़ितों की तस्वीरें जिनमें पीछे की ओर छोटे छोटे नोट लिखे हुए थे, और पुराने सेल फोन मिले जिनमें से डेटा पूरी तरह से साफ नहीं किया गया था। इन नोटों में तिथियां और नाम लिखे हुए थे, जैसे कि प्रत्येक शिकार उनके निजी संग्रह का हिस्सा हो। इस खोज ने जांचकर्ताओं को इस बात से अवगत कराया कि श्रीमती अरुणा देवी के लिए उनके शिकार सिर्फ ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें खत्म कर दिया गया था, बल्कि एक पहेली के टुकड़े थे जिन्हें उन्होंने अपनी शक्ति और पूरी तरह से नियंत्रण की पुष्टि के रूप में रखा था। जेल के अंदर श्रीमती अरुणा देवी साफ सुथरे कपड़े पहने हुए शांति से बैठी रही। उनकी आंखें तेज थीं, लेकिन पश्चाताप का कोई संकेत नहीं था। यहां तक कि जब उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया तो वह ऐसे चल रही थीं जैसे कोई सम्मानित मेहमान हो, न कि सीरियल अपराधों के लिए एक प्रतिवादी। जब अभियोजक ने पूछा कि उन्होंने आदित्य के सिम कार्ड और बालों को क्यों रखा था, जो एकमात्र ऐसे सबूत थे जिन्हें उन्होंने नष्ट नहीं किया था, तो उन्होंने केवल एक छोटी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो? आदित्य पहला था। वह वाक्य पूरे कोर्टरूम में गूंज उठा, जैसे मौत की आवाज। एक परामर्श कक्ष में डोंग युडी ने एक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रदान किया। उन्होंने कहा कि श्रीमती अरुणा देवी गुस्से के कारण नहीं मार रही हैं, वह अपनी छवि बनाए रखने के लिए मार रही हैं। वह अपने शिकारों की नज़रों में चमक बनना चाहती हैं, और अगर प्यार से ऐसा नहीं कर पाती हैं तो वह उन्हें मिटाकर ऐसा करेंगी। कोर्ट के बाहर लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया जस्टिस फॉर माली, अरेस्ट द मगरमच्छ क्वीन और श्रीमती विल्हमरना जैसे हैशटैग से भर गया। राष्ट्रीय मीडिया ने खोजी रिपोर्टें और विश्लेषण प्रस्तुत किए, जिसमें श्रीमती अरुणा देवी के चेहरे को काले और सफ़ेद रंग में हाईलाइट किया गया था, ऐसे शीर्षकों के साथ, क्या रेशमी कपड़ों में एक मगरमच्छ है या आतंक की रानी? कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर दबाव बढ़ने लगा। वेटिंग रूम में माली की मां स्थिर बैठी थी। उसने अपनी बेटी की आखिरी तस्वीर को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी थी जब उसने कहा, मैंने अपनी बेटी को अलविदा कहते हुए भी नहीं सुना। अराजकता और नाटक के बीच श्रीमती अरुणा देवी के वकील अपनी आखिरी युक्ति आजमा रहे थे और उनके क्लाइंट के दर्दनाक और हिंसक बचपन को उनके कार्यों के कारण के रूप में चित्रित कर रहे थे। लेकिन वह तर्क, हालांकि सुंदर भाषा के साथ बनाया गया था, समाज की सहानुभूति के खिलाफ नहीं खड़ा हो सका। पीड़ितों के लिए, क्योंकि दुख किसी को दूसरे की जिंदगी लेने का कोई कारण नहीं देता है। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, हॉल अंत में पत्रकारों, महिला अधिकारों के कार्यकर्ताओं और पीड़ितों के परिवारों से भर गया था। न्यायाधीश ने एक गंभीर वाक्य के साथ सुनवाई शुरू की, हम केवल किसी व्यक्ति के कार्यों पर विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अंधेरे की उन परछाइयों पर विचार कर रहे हैं जो किसी में भी बढ़ सकती हैं जब प्यार जुनून में बदल जाता है। लेकिन फ्लैश बल्ब और लाइव कैमरों के बीच भी एक सवाल हवा में लटका हुआ था, भयानक शब्दों से भी ज्यादा शांत। कितने और शिकार हैं जिनके नाम भी नहीं जाने जाते और उस हवेली के सन्नाटे में दबे हुए हैं? इसी बीच एक गांव में एक मां बेचैनी महसूस करने लगी, क्योंकि उसकी बेटी को अमीर नियोक्ता के साथ काम करने के लिए शहर में बुलाए जाने के बाद घर नहीं लौटी थी। वह नियोक्ता का नाम नहीं जानती थी, लेकिन लिखे हुए पते से पता चलता है कि वह रंगसिट के इलाके में श्रीमती अरुणा देवी की हवेली के पास है। उस दिन पटियाला के ऊपर का आसमान अंधेरा छा गया था, जैसे कि एक साथ अतीत की सड़ांध की गंध को छुपा रहे हों जो धीरे धीरे निकल रही थी। मुख्य जांच कार्यालय में अदालत के मापथीरा ने लाल तारों, तस्वीरों और नोटों से भरे हुए एक बड़े बोर्ड को देखा। उनके बीच श्रीमती अरुणा देवी की तस्वीर थी, जिसके चारों ओर माली, आदित्य और 2 और नामों की तस्वीरें थीं। आयुवन और थिप्पुसुदा, दोनों युवतियां थीं जो रहस्यमय तरीके से श्रीमती अरुणा देवी की निजी पार्टियों में भाग लेने के बाद गायब हो गई थीं। यह एक पैटर्न था, वेरफान ने फुसफुसाया। उनकी उंगली हरे तार के साथ चल रही थी। सब कुछ उस हवेली से जुड़ा हुआ था। महिला और बच्चों के लिए बने फाउंडेशन की एक टीम भी साथ आई। उन्होंने पिछले 5 सालों में श्रीमती अरुणा देवी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के दस्तावेजों की जांच की। एक तस्वीर में एक युवती जिसका नाम वीना था, श्रीमती अरुणा देवी के पास खड़ी थी। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। वह गायब होने से पहले हवेली में एक बुजुर्ग देखभालकर्ता के रूप में 3 महीने से काम कर रही थी। उनके परिवार को केवल इतना संदेश मिला कि वह किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए चली गई हैं। एक गुमनाम संदेश जिस पर अब संदेह है कि वह झूठा था। जांच दल ने हवेली के पीछे के स्टोर रूम में एक लोहे की तिजोरी पाई जो कबाड़ के पीछे छिपी हुई थी। अंदर महिलाओं की कई निजी चीजें थीं, अंगूठियां, ब्रोच, रूमाल या यहां तक कि एक छोटी सी नोटबुक।
उनमें से एक माली का था। अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, मुझ पर नजर रखी जा रही है। मैं डरी हुई हूं, लेकिन नहीं जानती कि कहाँ जाऊं। यह सब उस सिद्धांत को और मजबूत करता है कि श्रीमती अरुणा देवी सिर्फ हत्यारी नहीं थीं, बल्कि एक मनोचिकित्सक शिकारी थीं, जिन्होंने अपने शिकारों से ट्रॉफियां अपने संग्रह में रखी थीं। श्रीमती अरुणा देवी से मिलने एक आदमी आया, जिसने खुद को वकील बताया। वह बिना किसी भूमिका के बैठ गया और कहा कि श्रीमती जी कुछ देखना चाहती हैं। उसने आयरन नाम की एक युवती की तस्वीर निकाली। वह 2 दिन पहले गायब हो गई थी और उसे आखिरी बार हवेली में देखा गया था। श्रीमती अरुणा देवी का चेहरा सख्त होने लगा। उन्होंने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। मुझे इसे गायब करने के लिए कितना भुगतान करना होगा? उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा। उस आदमी ने उन्हें घूर कर देखा। अगर आप मेरी सुरक्षा के लिए यहां नहीं हैं, तो आप क्यों आए हैं? वह जवाब देने से पहले थोड़ी देर चुप रहे। मैं उन युवतियों में से एक का पिता हूं, जो इस हवेली से कभी घर नहीं लौटी। यह पहली बार था जब श्रीमती अरुणा देवी के होंठ हिले और उनकी आंखें तेजी से झपकीं। डर नहीं था, क्योंकि उन्हें कानूनी खतरे का डर था, बल्कि उन्हें एहसास हुआ कि खेल खत्म हो गया है। इसी बीच जांच दल को एक चौंकाने वाली खबर मिली। रिन नाम की एक युवती, जो हवेली में 3 महीने तक एक नौकरानी के रूप में काम कर चुकी थी, अब नान प्रांत में सामने आई थी। वह सबूत और एक कबूलनामे के साथ आई थी, जिसमें हवेली में उस अंधेरी रात का खौफनाक विवरण था। वह पहली शिकार थी जो बच गई थी और गवाही देने के लिए तैयार थी। कमरे के बाहर रात की हवा तेज चल रही थी। पुलिस अधीक्षक वीर ने महसूस किया कि यह अभी अंत नहीं है। हर पीड़ित एक निशान छोड़ जाता है, उन्होंने कहा, और अब वह निशान हमें सच्चाई की ओर ले जा रहा है, क्योंकि उस हवेली के अंधेरे में रहस्य अभी भी गूंज रहे हैं, और एक एक करके उनकी आवाजें, जिन्हें चुप करा दिया गया था, वे बोलने लगी हैं। उस रात दिल्ली का आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, जैसे कि उस काले रहस्य को एक साथ छुपा रहे हों, जो एक उच्च समाज की महिला के शानदार मुखौटे के पीछे से खुलना शुरू हो गया था। राष्ट्रीय पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक वीर अभी भी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे थे। उनकी आंखें छोटी हो गई थीं, जिसमें खुफिया विभाग के उस लॉक नोट को घूर रहे थे, जिसमें उस महिला का असली इतिहास था, जिसे जनता श्रीमती अरुणा देवी के नाम से जानती थी। उनका असली नाम अरोमा था, एक पहचान जो 2011 में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गायब हो गई थी। उस समय वह सिर्फ 29 साल की थीं। नोट में यह भी बताया गया कि अरोमा दिल्ली के कई शानदार क्लबों में रिसेप्शनिस्ट और कैशियर के रूप में काम करती थी, इससे पहले कि वह कानूनी हलकों से गायब हो जाती, जब तक कि 2018 में वह श्रीमती अरुणा नाम से फिर से नहीं आई, जो एक उद्योगपति की पत्नी थी, जिनकी सिंगापुर में एक कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसके बाद से अरोमा उच्च समाज में जी रही थी, एक चैरिटी की शुरुआत कर रही थी, और दिल्ली के बाहरी इलाके में एक बड़ा घर खरीद रही थी, जिस जगह पर सारे बुरे सपने शुरू हुए थे। उसने इतने समय से इसकी योजना बनाई थी। वीर ने फुसफुसाया, यह कोई ऐसा अपराध नहीं है जो पल की गर्मी में किया गया हो। यह एक वास्तुकार, एक शिकारी है। जिस टीम को मामले की निगरानी करने में शामिल किया गया था, उन्होंने यह भी संदेह करना शुरू कर दिया कि श्रीमती अरुणा देवी का घर एक बड़े डार्क नेटवर्क के कई कनेक्शन में से एक था। 2015 में फुकेत में एक शानदार मास्क वाली पार्टी की पुरानी तस्वीर में श्रीमती अरुणा देवी 2 युवतियों के बगल में खड़ी थीं, जिन्हें अब नहीं पाया जा सका। उनमें से एक उनकी फाउंडेशन में 3 महीने के लिए निजी सहायक के तौर पर काम करती थी। इसी बीच नान प्रांत में मुख्य गवाह, जिसका नाम रिन था, ने आखिरकार अपनी बात रखी। अपनी गवाही में उसने बताया कि वह हवेली के तहखाने से युवतियों के रोने की आवाज सुनती थी। एक रात जब बिजली गुल हो गई, तो वह चुपके से अंदर घुस गई और उसने एक युवती को लोहे की सलाखों के पीछे कैद देखा। अगले दिन उस युवती को कभी नहीं देखा गया। उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और उसे पैसे दिए गए और उसे चुप रहने के लिए कहा गया। रिन ने एक छोटी सी नोटबुक रखी थी, जिसमें नाम और तारीखें लिखी हुई थीं। उनका मानना था कि वे पीड़ितों की सूची हैं। एक कमरे में श्रीमती अरुणा देवी शांत बैठी थीं। वह मेज पर अपनी उंगलियों से सर्कल बनाती रहीं। जब एक सफाई कर्मचारी को बिस्तर के नीचे छुपा हुआ एक स्क्रैप कागज मिला, तो सभी जांच अधिकारी इकट्ठे हो गए। उस संदेश में सिर्फ एक लाइन थी, मैं अकेली नहीं हूं। वीर ने उस कागज को लंबे समय तक थामे रखा। उनका चेहरा सख्त हो गया। क्या यह स्वीकारोक्ति है कि वहां बड़े अपराधी हैं, या क्या वहां और भी शिकार हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं जानते? वीर बर्बाद करने के लिए समय नहीं चाहता था।
उसने श्रीमती अरुणा देवी की हर उस संपत्ति की तलाशी लेने का आदेश दिया जिसके वे पहले मालिक थे। उनमें से एक हिमालय के पास एक पुराना हॉलिडे होम था, जहां कभी एक आध्यात्मिक केंद्र हुआ करता था। एक पूर्व केयरटेकर ने गवाही दी कि 2017 में उसने तहखाने से युवतियों के चीखने की आवाज़ सुनी, लेकिन जब उसने इसके बारे में रिपोर्ट की तो उसे बिना किसी कारण के निकाल दिया गया। जांचकर्ताओं को एक दस्तावेज भी मिला जिसमें उन संपत्तियों का उल्लेख था जिनके बारे में कभी रिपोर्ट नहीं किया गया था। दिल्ली के बाहरी इलाके में गोदाम बड़े थे जिन्हें अब छोड़ दिया गया था। यह संभावना थी कि उन जगहों का इस्तेमाल चीज़ों को रखने या यहां तक कि पीड़ितों को मारने के लिए किया जाता था। और हर खोज ने एक नया दरवाज़ा खोल दिया, और हर दरवाज़ा गहरी भयावहता की ओर ले जा रहा था। श्रीमती अरुणा देवी केवल बदला लेने के लिए हत्या नहीं कर रही थीं, वह एक विशेषज्ञ योजनाकार थीं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को अंधेरे ओपेरा थिएटर जैसा डिज़ाइन किया था। दान एक आवरण था, मुस्कान एक मुखौटा थी, और वह शानदार हवेली एक घर नहीं थी बल्कि बिना नामों का कब्रिस्तान था। जेल के बाहर जनता विभाजित हो गई। कुछ लोग अभी भी श्रीमती अरुणा देवी को उनके अच्छे कामों के लिए उनका बचाव कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को आखिरकार एहसास हो गया कि उन्हें धोखा दिया गया था। और जब सच्चाई सामने आने लगी तो डर ने समाज को जकड़ लिया, क्योंकि अगला शिकार वे हो सकते थे जो खुद को सुरक्षित समझते थे। जब उन्हें बताया गया कि हिमालय के घर को तोड़ा जा रहा है तो श्रीमती अरुणा देवी केवल हंसी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम जो पाओगे वह सिर्फ उनका खोल है। उनकी आत्माएं बहुत पहले चली गई हैं, लेकिन सभी की नहीं। ऐसे लोग हैं जो अभी भी देख रहे हैं। वह बात हवा में लटक रही थी, जैसे कि जहर जो जांच दल के भरोसे में चला गया था। उस शाम वीर अपने ऑफिस लौटे और उन्हें एक भूरे रंग का लिफाफा मिला जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। अंदर बस एक चीज थी, चांद की आकृति का एक सोने का पेंडेंट और एक कागज का टुकड़ा जिस पर कांपते हुए हाथों से लिखा था, मैं अभी भी जिंदा हूं। उनका सिर धड़कने लगा। यह सिर्फ एक अपराध का मामला नहीं था, यह एक नेटवर्क था, और वहां ऐसे शिकार थे जो बच गए थे, या वहां ऐसे सहयोगी थे जिन्हें अभी तक बेनकाब नहीं किया गया था। और जब हिमालय के ऊपर का आसमान गहरा होने लगा तो वीर को पता था कि रहस्यों का पर्दा अभी तक नहीं हटा है। वास्तव में यह व्यापक भय की शुरुआत हो सकती है। उस रात दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही थी। मंद रोशनी वाले जांच कमरे में पुलिस अधीक्षक वीर अकेले बैठे थे। वे चांद की आकृति के उस सोने के पेंडेंट को घूर रहे थे जो सबूतों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्लास्टिक थैली में था। बगल में कागज का वह छोटा टुकड़ा था जिस पर कांपते हुए हाथों से लिखा था, मैं अभी भी जिंदा हूं। उनके दिमाग में घूम रहा था एक बड़ा सवाल, क्या यह क्रूर मजाक है, या क्या ऐसा कोई है जो हिमालय के खौफ से बच गया है? वीर कुछ भी कयास नहीं लगाना चाहते थे, इसीलिए वे डोना लूसिया से मिले, एक अनुभवी अपराध मनोचिकित्सक जो अक्सर सबसे अंधेरे अपराधियों के प्रोफाइल को समझने में मदद करती है। वे एक निजी परामर्श कमरे में मिले जो किताबों और पुरानी लकड़ी की खुशबू से भरा हुआ था। वीर ने जांच के सारे दस्तावेज उन्हें दिए, जिनमें अरोमा के व्यवहार के नोट, घर के अंदर की तस्वीरें और बेशक चांद का पेंडेंट शामिल था। लूसिया ने छोटी बोर्ड पर नोट बनाते हुए वीर की ओर देखा और कहा, यह मामला आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। श्रीमती अरोमा केवल एक हत्यारी नहीं है, उन्हें महानता का भ्रम है। रेंडियोसो डिलुचैन, उनका मानना है कि वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, शायद एक रानी या एक गुप्त दुनिया की रक्षक। उनकी नज़र में हर शिकार एक पवित्र बलिदान है। वीर को ऐसा लगा जैसे उनके पेट में कुछ घुसा हुआ है। क्या आपको लगता है कि यह किसी रस्म का हिस्सा है? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। शायद, डोना लुसिया ने जवाब दिया, लेकिन इससे भी खतरनाक, मेरा मानना है कि वह एक उत्तराधिकारी तैयार कर रही हैं, या कम से कम कोई ऐसा जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। उन शब्दों ने वीर को अंदर तक झकझोर दिया। अगर वहां कोई उत्तराधिकारी है तो इसका मतलब है कि यह आतंक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने उस परेड कोई स्मेला साथी गन्ने हुआ है। घर के पुराने मेहमानों और कर्मचारियों की सूची फिर से खोजी। सैकड़ों नामों में से एक नाम सबसे अलग था, रिन लोडा, अरोमा की निजी सहायक जो 5 साल तक काम करती थी। उसके नाम को 2 साल पहले अचानक हटा दिया गया था। फोरेंसिक टीम को इसकी मदद से पता चला कि घर पर छोड़े गए सिम कार्ड रिन लोडा के नाम पर रजिस्टर थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस सिम कार्ड का आखिरी सिग्नल 2 दिन पहले ही चालू हुआ था, नान प्रांत में। वीर ने बिना किसी देरी के नान प्रांत में टीम लेकर रवाना हो गए। उनकी यात्रा कोहरे और बारिश से भरी हुई थी। वहां वे एक बुजुर्ग चुड़ैल से मिले जो रिन लोडा को याद कर रही थी। वह युवती, उसने कहा,
अब हर कोई उसे सिंध के नाम से जानता है। वह अकेले जंगल के किनारे एक लकड़ी के कॉटेज में रहती है, जहां वह बच्चों को पढ़ाती है। जैसे ही टीम उस घर के पास पहुंची, एक युवती बाहर निकली। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। वीर ने उसे पेंडेंट दिखाया। वह स्थिर हो गई और कहा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। वीर ने पूछा, क्या आप रिन लोडा हैं? उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, मैं पहले थी, लेकिन अब मैं कोई नहीं हूं। लेकिन मैं सब जानती हूं। उसकी नजरें जंगल पर टिकी हुई थीं और उसकी आवाज हवा के साथ गायब हो रही थी। श्रीमती अरोमा अकेली नहीं है, बाहर और भी लोग हैं, और वे मुझे खोज रहे हैं। लकड़ी के कॉटेज में सन्नाटा छा गया। केवल बारिश की आवाज ही छत से टपक रही थी। अंदर वीर एक छोटी कुर्सी पर बैठे हुए उस युवती को घूर रहे थे जिसने अभी अभी अपनी पहचान बताई थी। रिन लोडा, जिसे अब सिंध के नाम से जाना जाता है, कांपते हुए हाथों से चाय की एक गरम कप पकड़े हुए थी, जबकि उसका दिमाग हजार सवालों से भरा हुआ था। रिन लोडा ने उसे देखा। उसका चेहरा स्थिर था, लेकिन उसकी आंखें दुख की छाया छुपा रही थीं। तब मैं जवान थी, खोई हुई थी, और मुझे स्वीकृति की जरूरत थी। श्रीमती अरोमा एक जीवन रक्षक की तरह आई थीं, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने मुझे गरीबी से भी ज्यादा अंधेरे गड्ढे में डाल दिया। अपनी धीमी आवाज में उसने उन रहस्यों को बताना शुरू कर दिया जिन्हें उसने लंबे समय से छुपा रखा था। उसने सूर्यंत्या नाम की एक गुप्त सोसाइटी के बारे में बात की, जिसे कई क्षेत्रों के शक्तिशाली लोगों ने बनाया था। व्यवसायी, सरकारी अधिकारी, आध्यात्मिक नेता, सभी का एक ही लक्ष्य था, व्यवस्था और नैतिकता के नाम पर मनुष्यों को छांटना। उनका मानना था कि दुनिया व्यर्थ और कमजोर लोगों से भरी हुई है, और ऐसा करने का एकमात्र तरीका है कि उन्हें चुपचाप खत्म कर दिया जाए। वे इसे शुद्धिकरण की रात कहते हैं। रिन लोडा कांपते हुए स्वर में बोलती रहीं, उनके शिकार ऐसे लोग हैं जिनकी कोई परवाह नहीं करता। बेघर बच्चे, सड़क के संगीतकार, गरीब छात्र जो गायब होने पर किसी को याद नहीं आएंगे। वीर ने थूक निगला, अरोमा, वह इन सबका हिस्सा थी? रिन लोडा ने जवाब दिया, सिर्फ हिस्सा ही नहीं, वह क्षेत्रीय नेता थीं, और वह घर सिर्फ आराम करने की जगह नहीं थी। यह वह जगह थी जहां वे बैठक करते थे, जश्न मनाते थे और मारते थे। वह धीरे धीरे उठीं और कमरे के कोने में स्थित एक पुरानी लकड़ी की अलमारी की ओर चली गईं। तब उसने एक छोटा सा धातु का डिब्बा निकाला जो टूटा हुआ लग रहा था, और अपनी गर्दन पर लटकी हुई एक छोटी सी चाबी से उसे खोला। अंदर एक फ्लैश ड्राइव, कई पोलरॉइड तस्वीरें, हाथ से लिखे नोट्स और चांद के आकार का एक चांदी का पेंडेंट था जो श्रीमती अरोमा के पेंडेंट जैसा ही था। वीर ने डेटा को अपने लैपटॉप पर कॉपी किया। तस्वीरें एक एक करके दिखने लगीं। 2 साल पहले गायब हुए एक छात्र की तस्वीर, रात के अनुष्ठानों की श्वेत श्याम तस्वीरें और संगठन के सदस्यों के नाम की सूची। रिन लोडा खिड़की से बाहर घूरने लगी। उसकी आंखें तैर रही थीं। मैं सब कुछ लिखती थी, उम्मीद करती थी कि किसी दिन मैं उन्हें रोक पाऊंगी, लेकिन पकड़े जाने के बाद मैं लगभग मारी गई थी। एक चुड़ैल ने मेरी मौत को नकली करने में मेरी मदद की। तब से मैं छुप रही हूं। अचानक वीर की टीम का एक अधिकारी अंदर आ गया। सर, गाड़ियां आ रही हैं। उनकी लाइसेंस प्लेट नहीं है। वे प्रवेश द्वार पर खड़ी हैं। वीर उठे और अनजाने में अपनी बंदूक को छू लिया। हमें अभी निकलना है। रिनलोडा फुसफुसाई, बहुत देर हो चुकी है। वे जानते हैं कि मैंने बात की है। वीर ने रिनलोडा का हाथ खींचा और गाड़ी की ओर दौड़े। कोहरा गाढ़ा हो रहा था। पेड़ों की पंक्ति के पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी। बाहर से बंदूक की आवाज सुनाई दे रही थी, और वे हेडलैम्प से अंधा हो रहे थे। हम फंस गए हैं, रिनलोडा ने कहा, अपने बक्से को कसकर पकड़ते हुए। क्योंकि मैंने चुप्पी का उल्लंघन किया है, क्योंकि मैंने उनकी रानी को बेनकाब कर दिया है। वीर ने हेडलैम्प को घूर कर देखा। अगर उन्हें लगता है कि वे सभी को चुप करा सकते हैं, तो वे गलत हैं। हम इस मामले को रोशनी में लाएंगे। उसने इंजन शुरू किया और बारिश में गाड़ी चला दी। उस सच्चाई को अपने साथ ले गई जिसे इतने लंबे समय से छुपाया गया था, और उस अंधेरे साम्राज्य को खत्म करने की कुंजी जिसका नाम सूर्यंत्या था। कार नान प्रांत में पहाड़ी से नीचे सड़क पर अंधेरी रात में अनियंत्रित रूप से चल रही थी। स्टीयरिंग व्हील के पीछे वीर ने फिसलन वाली सड़क को घूर कर देखा, जबकि रिनलोडा उनके बगल में बैठी हुई थी और उस धातु के बक्से को पकड़े हुए थी जो सिर्फ सबूतों से कहीं ज्यादा जरूरी था। पीछे की सीट पर बैठे 2 और अधिकारी हथियारों के साथ सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार थे। वीर ने जल्दी से कहा, हम थाने पहुंचने पर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन एक जोरदार धमाके ने उनकी बातचीत को काट दिया। गाड़ी जोर से कांप गई। दाहिना पिछला टायर फट गया था। उन्होंने स्पाइक्स बिछा दिए हैं, पीछे बैठे एक अधिकारी ने कहा।
तुरंत वीर ने गाड़ी को पुराने कॉफी प्लांटेशन की ओर ले जाने वाली एक छोटी सड़क पर मोड़ दिया। वे एक परित्यक्त इमारत के पीछे रुक गए। टीम तेजी से आगे बढ़ी और टायर बदलने लगी, जबकि वे रात के अंधेरे पर नजर रख रहे थे। इसी बीच रिनलोडा कांपते हुए हाथों से फ्लैश ड्राइव से डेटा को एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव पर कॉपी कर रही थी। अगर मैं नहीं बचती हूं तो यह मीडिया को दे देना, उन्हें जीतने मत देना। टायर बदलने के बाद वीर ने तेजी से फैसला लिया। हम थाने नहीं जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, मानवाधिकार आयोग जाएंगे और मीडिया जाएंगे। दिल्ली के रास्ते पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका पीछा किया जा रहा है। कई बार एक वरिष्ठ जासूस के तौर पर अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए वीर कुलबुलाहट से हट गया और अपना रास्ता बदलकर पहाड़ियों से होकर गुजर गया। वे सुबह के करीब 3 बजे दिल्ली स्थित एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक एक करके डेटा की जांच की। दस्तावेजों के ढेर में से एक तस्वीर रिनलोडा को स्थिर कर गई। तस्वीर में श्रीमती अरोमा एक सिंहासन पर बैठी हुई थीं और अनुष्ठान के वस्त्र पहने हुए थीं। उनके चारों ओर एक बोर्ड पर नाम लिखे हुए थे, जिसमें ऊंचे सरकारी अधिकारी, आध्यात्मिक नेता और पुलिस अधिकारी शामिल थे। वे अकेले नहीं हैं, वीर ने फुसफुसाया। यह एक प्रणाली है। कमरे के कोने में रिनलोडा चुपचाप रोने लगी। मैं इसका हिस्सा हुआ करती थी। मैं उन्हें अनजान में मदद करती थी। वीर ने मुलायम आवाज में जवाब दिया। अब तुम इसे रोकने में मदद कर रही हो, यह काफी ज्यादा साहसी है। वीर ने सैटेलाइट फोन निकाला और दिल्ली के एक वरिष्ठ खोजी पत्रकार से संपर्क किया, जो कभी बड़े भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा करते समय लगभग मार दिए गए थे। वीर ने कहा, हमारे पास सारे सबूत हैं। हम आज लाइव बोलने के लिए तैयार हैं। इसी समय सुरक्षित ठिकाने के बाहर दूर से 2 परछाइयां दिखाई दीं। वे निगरानी कर रहे थे। एक अज्ञात फोन से एक अज्ञात नंबर पर एक छोटा संदेश भेजा गया। वे दिल्ली में हैं। उनके पास सबूत हैं। सुबह होने लगी। सुबह की अज्जान दूर से गूंज रही थी। वीर और रिनलोडा के हाथों में सच्चाई लिए हर चीज को उजागर करने के लिए तैयार थे, भले ही इसका मतलब मौत को चुनौती देना ही क्यों न हो। उस सुबह दिल्ली में सूरज निकलने ही वाला था, लेकिन सियाम सार के संपादकीय विभाग के ऑफिस में तनाव फैल गया था। एक छोटे से स्टूडियो में पर्दे के पीछे वीर और रिनलोडा कैमरों के सामने एक साथ बैठे थे, जो उस प्रणाली की सबसे अंधेरी सच्चाई दिखाने वाले थे, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। उनके बीच एक समा के साथ लगा गया था। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव रखी हुई थी, जो एक लैपटॉप से जुड़ी थी, जिसे साइबर हमलों के मामले में सुरक्षा के लिए विदेशी सर्वरों से जोड़ा गया था। डीज, एक वरिष्ठ पत्रकार जो अवैध तेल तस्करी का खुलासा करने के बाद 5 साल पहले गायब हो गया था, अब प्रसारण को नियंत्रित कर रहा है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, उसने धीरे से कहा। इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। सुबह 8:00 बजे लाइव प्रसारण शुरू हुआ। रिनलोडा का चेहरा पहली बार स्क्रीन पर आया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह जो भी बात कह रही थी वह दृढ़ता से भरी हुई थी। उन्होंने कबूल किया कि वे उस अंधेरे नेटवर्क का हिस्सा थीं, जिसका नेतृत्व श्रीमती अरोमा करती थीं। उन्होंने कैसे लालच दिया और वादों के जाल में फंस गए थे, और कैसे इस नेटवर्क ने राजनेताओं, व्यवसायी और यहां तक कि सरकारी अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक हेरफेर और शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर वीर ने 16 मिनट का एक वीडियो चलाया। उस वीडियो में कुछ प्रभावशाली लोगों को जंगल के बीच में एक अंधेरे अनुष्ठान में भाग लेते हुए दिखाया गया था। कई चेहरे जनता को जाने पहचाने थे, और यहां तक कि देश के ऊंचे सरकारी अधिकारी भी अरोमा के सामने घुटने टेक रहे थे, जो एक अजीब अनुष्ठान की चीज पकड़े हुए थे। पैसे के लेन देन, बातचीत और सामरिक इलाकों में भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज बारी बारी से दिखाए गए। हर सबूत ने गहरे षड्यंत्र की एक और परत का पर्दाफाश किया। यह सिर्फ एक अजीब पंथ नहीं है, वीर ने कहा। यह भय और व्यक्तिगत पूजा पर आधारित सत्ता का एक बुनियादी ढांचा है। 2 घंटे से भी कम समय में यह वीडियो तेजी से फैल गया। नान की सच्चाई #हॉट टॉपिक बन गया। ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया क्रोधित और अविश्वास करने वाली थी, लेकिन वे रिनलोडा और वीर के साहस का समर्थन कर रहे थे। लेकिन जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, जवाबी हमले तुरंत शुरू हो गए। सियाम सार के शाखा कार्यालय पर मोलोटोव कॉकटेल से हमला किया गया। सोशल मीडिया पर गुमनाम अकाउंट से वीर पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया, और रिनलोडा पर किराए के कलाकारों में से एक से था होने का आरोप लगाया गया। लेकिन इस झंझट को रोका नहीं जा सका। छात्र सड़कों पर उतर आए। समाज में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने अपनी राय देना शुरू कर दिया। मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय युवा आयोग और साक्षी सुरक्षा विभाग ने एक साथ मिलकर जांच दल बनाया। जिन लोगों के नाम वीडियो में सामने आए थे,
उन्होंने चुपचाप इस्तीफा देना शुरू कर दिया और कुछ अचानक छुट्टियां लेकर विदेश चले गए। उस शाम जब विशेष टास्क फोर्स ने अरोमा के शानदार घर पर हमला किया तो वह घर खाली था। सीसीटीवी कैमरे 2 दिन पहले से बंद थे। घर में पाए गए 2 गार्ड कारों में मृत पाए गए, जिनके मुंह पर टेप लगा हुआ था और उंगलियां टूटी हुई थीं, और यह संभावना थी कि उन्हें जहर दिया गया था। लिविंग रूम में मेज पर एक कागज का टुकड़ा था जिस पर हाथ से लिखा था, मुझे जगाने के लिए धन्यवाद, खेल बस शुरू हुआ है। उस वाक्य को सुनकर वीर ने अपना सिर ऊपर किया और जकड़ी हुई जबड़े से छत को देखने लगे। रिनलोडा स्थिर खड़ी रहीं। उनके हाथ उनके सीने पर रखे हुए थे, जो तेज धड़क रहा था। वे जानते थे कि यह अभी अंत नहीं है, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी थी और अब वे अकेले नहीं चल रहे थे। प्रसारण के 2 सप्ताह बाद शहरों में माहौल धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन पीछे छूटे घाव को भरना आसान नहीं था। बड़े शहरों में रिनलोडा और वीर के चेहरों के भित्ति चित्र बनने लगे थे, जिनके नीचे लिखा था सच्चाई को बेनकाब करने की हिम्मत। वे डार्क पावर के विरोध का प्रतीक बन गए। हालांकि अब दोनों राज्य साक्षी संरक्षण के अंतर्गत सावधानी से जीवन जी रहे हैं। श्रीमती अरोमा की परछाई अभी तक गायब नहीं हुई है। अब तक उनके ठिकाने का कोई पता नहीं है। उनके पासपोर्ट और पहचान गायब हो गए हैं। ज्यादा संभावना है कि उन्होंने भागने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया। लेकिन सीमा के पास के एक गांव में एक चांदी के बालों वाली और तेज नजरों वाली एक बूढ़ी औरत को अक्सर स्थानीय लोगों को अजीब औषधीय जड़ी बूटियां देते हुए देखा जाता है। कोई भी उनका नाम नहीं जानता, लेकिन एक बच्चे ने कहा कि वह बूढ़ी दादी अकेले बात करना पसंद करती हैं और कहती थीं कि वह कभी दिल्ली में एक रानी हुआ करती थीं। अरोमा के नेटवर्क से जुड़े अधिकारियों और व्यापारियों पर मुकदमा चल रहा है। कुछ ने कबूल कर लिया है, लेकिन कई अभी भी सबूतों को फर्जी बताकर इनकार कर रहे हैं। रिनलोडा एक काले पर्दे के पीछे से गवाही देती हैं। उनकी आवाज अभी भी दृढ़ है, हालांकि इसे शायद ही सुना जा सकता है क्योंकि उनका भावनात्मक आघात उनके माइक्रोफोन को हिला रहा है। वह जानती हैं कि न्याय रोशनी की तरह जल्दी नहीं आता, लेकिन हर कदम जो वे आगे बढ़ाते हैं वह एक जीत है। वीर अब एक लेखक और प्रेरणादायक वक्ता बन गए हैं। उनकी किताबें बिकती हैं और उनका कई भाषाओं में अनुवाद किया जाता है, लेकिन वह अभी भी मामूली बने हुए हैं। शानदार जीवन को अस्वीकार करते हैं और समुद्र के किनारे एक साधारण लकड़ी के घर में रहना पसंद करते हैं। उनके घर की दीवार पर एक तस्वीर लगी है जिसमें वह और रिनलोडा सियाम साल में उनके पहले दिन दिथ के स्टूडियो के सामने खड़े हैं। नीचे लिखा है, अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप अंधेरे को जीतने दे रहे हैं। उस रात जब आसमान साफ था और अर्धचंद्र चमक रहा था तो डिल्डा ने वीर को फोन किया। उसकी आवाज रात की हवा की तरह कोमल थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी सोई नहीं, उसने कहा। वीर थोड़ी देर के लिए चुप रहे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन शायद हम शांति से सोने के लिए नहीं बने हैं। थोड़ी देर के लिए खामोशी रही और फिर एक दबी हुई हौंसी सुनाई दी। लेकिन कम से कम, रिनलोडा ने कहा, कि हम दूसरों से पहले जाग गए थे। और दूर धुंधली परछाई में एक जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं। ऐसी आंखें जिनमें बदला भरा हुआ था, ऐसी आंखें जो अभी भी कहानी नहीं बता रही थीं। यह वास्तव में अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई को अपना रास्ता मिल गया है। वास्तविक जीवन में शक्ति, धन और प्रसिद्धि दोधारी तलवार हो सकती है। जब कोई लालच और दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा को अपने ऊपर हावी होने देता है तो वे न केवल अपनी मानवता खो देते हैं, बल्कि कई निर्दोष लोगों के जीवन के लिए खतरा भी बन सकते हैं। यह कहानी दिखाती है कि कभी कभी सच्चाई एक सम्माननीय चेहरे और साफ सुथरी जगहों के पीछे छुपी होती है, लेकिन चाहे दुष्ट योजनाएं कितनी भी जटिल क्यों न हों, सच्चाई आखिरकार अपना रास्ता खोज लेगी। यह धीमी गति से हो सकता है, यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सामने आएगा। हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय के प्रति अपनी आंखें बंद न करें। वीर जैसे साहस को न केवल प्रेरणा मिलती है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि बदलाव एक आवाज, एक ईमानदार कार्रवाई और बुराई के खिलाफ लड़ाई में एक छोटे कदम से शुरू होता है। अपनी जुबान को बंद मत करो, क्योंकि जब हम चुप रहेंगे तो बुराई ही बोलेगी